और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में शांति, सुरक्षा और पुनर्निर्माण को लेकर जब महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया तो मुस्लिम देशों के रुख को देखते हुए चीन और रूस ने अमेरिका के सामने अपने कदम पीछे खींच लिए। इसके बाद पश्चिम एशिया में शांति को लेकर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हो गया। इसके बाद न सिर्फ हमास के हथियार छीनने का रास्ता साफ हो गया है, बल्कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश बनाने के मुद्दे को भी मजबूती मिली है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि अब गाजा में आगे क्या होगा और इजराइल का इस पर क्या रुख है। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा मुद्दे पर ट्रंप के प्रस्ताव को मंजूरी देकर मध्य पूर्व में एक और शांति को न सिर्फ मजबूती दी, बल्कि आम फिलिस्तीनियों को अब तक की सबसे बड़ी राहत पहुंचाई। प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद अब गाजा में अंतर्राष्ट्रीय बल भेजने का रास्ता साफ हो गया, जिसके बाद युद्ध से तबाह हुए इलाकों में शांति और मानवीय मदद को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रस्ताव में ट्रंप के नेतृत्व वाले बोर्ड ऑफ पीस को गाजा की अंतरिम प्रशासनिक संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। इसी में द्विराष्ट्र समाधान का संकेत भी मौजूद है, जो आगे जाकर राजनीतिक समाधान के तहत फलस्तीन के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र का सपना पूरा करेगा। हालांकि इस पर कोई समय सीमा या फिर शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं, जबकि ट्रंप का रुख हमेशा से ही इसके पर ट्रंप के उस 20 सूत्रीय योजना को शामिल कर लिया गया, जिस पर कभी रूस और चीन ने विरोध जताया था। लेकिन अरब सहित कई मुस्लिम देशों के रुख को देखकर दोनों देशों ने प्रस्ताव पर वीटो करने से परहेज किया, जिसके बाद 15 सदस्य देशों में से ब्रिटेन, फ्रांस, सोमालिया सहित 13 देशों की मदद से प्रस्ताव पास हो गया। हालांकि भविष्य में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश का दर्जा देने की संभावना को लेकर इजराइल विफरा हुआ है, जबकि हमास ने भी फिलिस्तीनियों के अधिकारों की रक्षा का हवाला देकर प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लेकिन फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ अरब देशों ने प्रस्ताव की शर्तों को तत्काल लागू किए जाने की वकालत की। बहरहाल यूएन में प्रस्ताव का पास होना एक तरह से ट्रंप के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि ये प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति की उस शांति योजना का समर्थन करता है जिसने युद्धग्रस्त फलस्तीनी क्षेत्र में 10 अक्टूबर को मध्य एशिया में शांति का मार्ग प्रशस्त किया था। योजना के तहत एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का गठन होगा, जो सीमाई क्षेत्रों को सुरक्षित करने और गाजा पट्टी को विसैन्यीकृत करने में मदद करेगा। हालांकि आईएसएफ संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन नहीं होगा और न ही ये यूएन को रिपोर्ट करेगा, जो बीजिंग और मॉस्को के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। योजना में बोर्ड ऑफ पीस के गठन का भी प्रस्ताव है, जिसका नेतृत्व खुद ट्रंप करेंगे। इसके अलावा गाजा के पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त ट्रस्ट फंड स्थापित किया जाएगा। हमास को अपने हथियार सौंपने होंगे। एक नई प्रशिक्षित फिलिस्तीनी पुलिस की स्थापना का प्रावधान है, जो आगे चलकर गाजा की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी और मौजूदा हमास नियंत्रित पुलिस बल की जगह लेगी। और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर खिवराज जहांगीर, वेस्ट एशिया एक्सपर्ट हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। जहांगीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो यूएन में प्रस्ताव पारित हो गया है, इसको लेकर के क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये बड़ी अचंभे और शुक्र मनाने वाली बात है। आप अगर ध्यान दें, जनवरी के महीने में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे दूसरी बार, तो फरवरी में उन्होंने ऐलान कर दिया था कि गाजा के सारे बासिंदों को यहाँ से निकल जाना चाहिए और गाजा में एक नया बीच सिटी बनेगा, एक रिजॉर्ट सिटी बनेगा। मेरे ख्याल से उन्होंने अपने उस गुरूर या अपने उस गलत फहमी को बहुत बखूबी ठीक किया। बहुत जल्दी उनको एहसास हो गया कि विश्व की मान्यता के खिलाफ जाके न गाजा के बाशिंदों को निकाला जा सकता है, न उनकी मर्जी के खिलाफ गाजा को दोबारा से बनाया जा सकता है। तो इस लिहाज से ट्रंप का जनवरी फरवरी से नवंबर के महीने में इतनी बड़ी राजनीतिक सूझबूझ को दिखाना मुझे निश्चित तौर पे बड़ी अच्छी निशानी लगती है। दूसरी बात जो बड़ी बखूबी है कि उन्होंने अरब देशों का तो साथ लिया ही, उन्होंने दूर देश जैसे इंडोनेशिया जैसे दो देश का भी साथ लिया। इंडोनेशिया 20,000 सैनिकों को तैयार कर रहा है जो गाजा में जाएंगे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने इस बात का बखूबी ध्यान रखा, जो कि आपने अपनी प्रस्तावना में बताया, कि चीन और रशिया मुस्लिम देशों के रुख को देखते हुए पीछे खिसक गए, वरना उनको ट्रंप के विरोध करने में की तो राजनीति करनी थी। साल से ट्रंप ने इतनी उम्मीद उनकी राजनीतिक सूझबूझ की नहीं थी कि वो इस तरह का काम
पश्चिमी एशिया के लिए कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये शुक्र मनाने वाली बात है। जो एक तीसरी अहम बात है, जो मेरे ख्याल से इसराइल के बीच और ट्रंप के बीच है। इसराइल के अंदर इस पूरे मसले पे बड़ी सुगबुगाहट है। उनकी बड़ी खामोशी ओढ़ रखी है। अखबार इस बात को जाया नहीं कर रहे हैं कि भाई फिलिस्तीन के राज्य का भी जिक्र है इस डॉक्यूमेंट में है, क्योंकि नेतन्याहू है वो इस बात को ढकना चाहते हैं। वो कतई नहीं चाहते कि उनके अतिवादी समर्थक या उनके अतिवादी सहयोगी जो सरकार में है, वो इस मुद्दे पे उनकी राजनीतिक साख को मतलब धक्का पहुंचाए। तो फिलहाल से इसराइल के अंदर इसको लेके बड़ी बेचैनी है। अब देखिए नेतन्याहू इस मसले को कैसे लोगों के सामने एक तरह से कहिए जामा पहनाएंगे। यहाँ पर सर एक सवाल ये भी आता है कि हमास को डिसआर्म करना, यानी कि उसको हथियारों के बिना हमास को करना, हमास के हथियार ले लेना, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर के अभी जो रुख आ रहा है, हमास का रुख बिल्कुल उलट है इसके। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में कोई परेशानी तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो पहला लक्ष्य है वो यही है कि हमास को डिसआर्म करना। ये सबसे बड़ी परेशानी है इस पूरे मसले में। आज से 1.5 महीने पहले जब शर्म एल शेख में ये जब बातचीत हुई थी, तब हमास की सबसे बड़ी मुश्किल यही मानी गई थी कि क्या वो हथियार डालेंगे, और अगर वो हथियार डालते हैं तो वो हथियार किसके सामने डालेंगे? फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के सामने डालेंगे, इजिप्ट के सामने डालेंगे, इसराइल के सामने तो वो डालने से कतई मतलब नहीं चाहेंगे। मेरे ख्याल से ट्रंप जो चालाकी चल रहे हैं अब जो हमास के, स्टेबलाइजेशन फोर्स का गठन इसमें किया जाना है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो हमास को डिसआर्म करे, तो मुश्किलात आएंगी उसके सामने। उसमें शर्तें मुश्किलात होगी। कोई फॉरेन कंट्री नहीं चाहेगी कि उसके सोल्जर जाके हमास के लड़ाकों से लड़े। मेरे ख्याल से जो होने लायक बात है जिसको ट्रंप करवा सकते हैं, वरना तो देखिए क्या होता है, तुर्की और कतर के जरिए हमास पे दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि यही दो दोस्त देश हैं जिनके ऊपर हमास की पूरी एक तरह से कहिए निर्भरता है। तो जब तक तुर्की और कतर ट्रंप के कहने में है, तब तक हम ये मान सकते हैं कि हमास उतनी मतलब उद्दंडता नहीं दिखाने की कोशिश करेगा ट्रंप के खिलाफ। और दूसरा सवाल यह है कि ये फिलिस्तीन को लेकर के अलग जो फिलिस्तीन देश बनाने की बात है, इसको लेकर के किस तरह की परेशानियां आने वाले दिनों में आएंगी, क्योंकि जो राइट विंग है नेतन्याहू की सरकार में, उनके दबाव के आगे उन्होंने एक तरह से साफ कर दिया कि वो इसके विरोध में है। देखिए ये मसला अमेरिका के राष्ट्रपति पिछले 35 सालों में नहीं सुलझा पाए हैं। बिल क्लिंटन जब यासिर अराफात और इत्साक राबिन को हाथ मिलाया था 1993 में, और 95 में उनको नोबेल प्राइज मिला था पीस का, तब से अमेरिकी राष्ट्रपतियों की ये कोशिश है कि ये दोनों लोग एक दूसरे की हक की बात को मान लें। इसराइल उस समय मानता था फिलिस्तीन के हक की बात, फिलिस्तीन उस समय इसराइल के हक की बात नहीं मानता था। अब फिलिस्तीन मानने को तैयार है, हमास अब भी उनका हिस्सा नहीं है। इसराइल के अंदर जो राजनीति है वो इसके चलते बड़ी मुश्किल हो गई है। पर असल सवाल एक फिलिस्तीन के मुद्दे का ये है, फिलिस्तीन के राष्ट्रीय संघर्ष की सबसे बड़ी जो त्रासदी है वो ये है कि उनके पास लीडर्स नहीं है। अगर फिलिस्तीन की लीडरशिप नहीं आगे आती है, क्योंकि महमूद अब्बास बहुत ही करप्ट और अनपॉपुलर आदमी है, और हमास की कोई राजनीतिक साख नहीं बची है जो उन्होंने हिंसा करी थी यहूदियों के खिलाफ। तो मेरे ख्याल से फिलिस्तीन के झगड़े का मतलब फिलिस्तीन के मुद्दे का आगे जाके क्या होगा, वो इस मसौदे से तो कतई मतलब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अंत में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या गाजा के लोगों के लिए, या हम वेस्ट एशिया की बात करें, तो एक बहुत बड़ा कदम होगा ये, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी किरण अब दिख रही है आने वाले दिनों में। ये बात मैंने सबसे पहले कही आपसे, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक घड़ी है। ये अपने आप में एक बहुत राजनीतिक परिपक्वता है जो ट्रंप ने दिखाई है राष्ट्रपति होते हुए। और इस बात का तो बड़ा मतलब शुक्रगुजार होना ही चाहिए कि चलिए स्थिति इस स्तर पर तो आई कि अब वापस लड़ाई इसराइल और हमास के बीच में हो गई। ठीक है, ठीक है सर। पल दें, इस पूरे मसले में भारत कहीं नहीं दिख रहा है, ये बड़ी त्रासदी है। भारत के नेता इजिप्ट नहीं गए और भारत अभी नहीं, लेकिन भारत शुरुआत से ही प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते रहे कि आपस में बातचीत कीजिए, मसले को सुलझाइए, और भारत ही वो देश था जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जिस वक्त पे दुनिया के अधिकतर देश किसी न किसी पक्ष में शामिल थे, भारत ही वो देश था। भारत के प्रधानमंत्री जो बार बार कह रहे थे कि बातचीत करिए, और ये बातचीत हुई है, बातचीत के मसले से ही ये कहीं ना कहीं इसका हल निकला है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और
यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और महत्वपूर्ण खबर।